हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो में हमने पंचायती राज से संबंधित पंचायती राज का जो स्ट्रक्चर है, पंचायती राज का इतिहास है, वो सारा पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में पंचायती राज से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वैसे तो पंचायती राज में एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद 243, लेकिन उसी एक अनुच्छेद में लगभग 47 अनुच्छेद और जोड़ दिए गए, 47 अनुच्छेद जोड़े हुए हैं। तो हम सारे 47 अनुच्छेदों को नहीं देखना है हमें, हमारे काम के जो अनुच्छेद है, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, केवल हम उनके बारे में देखेंगे और उनको पढ़ेंगे। अब इसमें भी कुछ आर्टिकल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है। अब एग्जाम में हम भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 243 डी में क्या है, ई में क्या है, आई में क्या है, के में क्या है, यही सारे इंपॉर्टेंट है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो खास तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इसके अलावा दो बिंदु के बारे में और चर्चा करूंगा। जो पटवार और आरएस की जो तैयारी कर रहे हैं वहां पर बार बार इन दो तीन बिंदुओं पर बहुत एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। चाहे आरएस का प्री एग्जाम हो, चाहे मेंस एग्जाम हो, दोनों के लिए आपको ये अच्छे से तैयार करने हैं। ये रीट के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे संभावना कम लगती है कि रीट में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन पटवारी में और आरएस में ये बहुत पूछा जा रहा है, तो इसको भी हम एक बार देख लेंगे। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, और बहुत सारे साथियों ने ये डिमांड की थी कि सर जैसा हमने पटवारी में, आरएस में फ्री डेमो टेस्ट दे रखा है, ऐसा ही रीट का भी एक फ्री डेमो टेस्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल हमने रीट के लिए भी एक नहीं बल्कि 2 डेमो टेस्ट फ्री अवेलेबल करा दिए हैं सभी के लिए। जो रीट के चाहे साइंस मैथ्स हो, चाहे सोशल स्टडीज हो, जो दोनों सेक्शन दे रखे हैं, उसी सेक्शन के अंदर आपको फ्री डेमो टेस्ट सेक्शन के अंदर नहीं देखना है, उसी सेक्शन के अंदर जो दूसरा और तीसरा टेस्ट होगा, यानी 24 जनवरी का और 31 जनवरी का जो टेस्ट होगा, जो शेड्यूल वाइज टेस्ट होगा, ध्यान देना वो शेड्यूल वाइज टेस्ट होगा, कंप्लीट सिलेबस पर नहीं। अभी हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो शेड्यूल वाइज चल रही है, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स आपको देंगे और उन लिमिटेड टॉपिक्स का ही टेस्ट होगा, क्योंकि अभी शुरुआती तैयारी इसी तरह से होती है। तो शेड्यूल भी आपको वहां पर मिल जाएगा ऐप के अंदर ही। उन शेड्यूल टेस्ट का 24 जनवरी और 31 जनवरी का जो टेस्ट होगा वो ऐप के अंदर सभी के लिए फ्री अवेलेबल हो जाएगा। आप वहां पर देख सकते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज किस तरह से चल रही है। नाम क्वालिटी एजुकेशन है तो वाकई में आपको वहां पर कंटेंट भी क्वालिटी का ही मिलेगा और एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर आप रीट के लिए इस बार सीरियस हैं और अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं फिर तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, और ज्वाइन करने से पहले एक बार आप देख लीजिए कि किस तरह का कंटेंट वहां पर मिल रहा है। फ्री टेस्ट सीरीज तो सभी को देनी है जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं, वो लेवल 2 के लिए, साइंस मैथ्स और सोशल स्टडीज के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं। तो हमारा ये अधिनियम था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज के लिए। ठीक है, 73वां पढ़ रहे हैं अभी हम। नेक्स्ट बाद में हम 74वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे नगरीय निकाय के लिए। पिछली बार हमने पंचायती राज का इतिहास जान लिया था, अब आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। देखो अनुच्छेद 243 से शुरू होता है, सबसे पहले अनुच्छेद 243 है, उसके बाद 243 ए आता है। 243 में सारी परिभाषाएं दे रखी अलग अलग। ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम सभा क्या है, जिला परिषद की परिभाषा, जिले की परिभाषा क्या होगी, वो सारी परिभाषाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है। सबसे पहले 243 ए में, तो 243 ए में ग्राम सभा के बारे में उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पर एग्जाम में एक सवाल आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि ग्राम सभा से क्या तात्पर्य, ग्राम सभा में कौन शामिल होता है। तो मैंने आगे वो लिख दिया है, ग्राम सभा में कौन शामिल होता है। तो ऑप्शन आपको इस तरह से मिलते हैं, उस ग्राम पंचायत के सभी सदस्य या ग्राम पंचायत के सभी लोग उसमें शामिल होते हैं, या पहला ऑप्शन। दूसरा, ग्राम पंचायत के जो भी 18 से वर्ष के ऊपर के सदस्य वो सभी शामिल होते हैं। नहीं, इसका आंसर है ग्राम जो भी 18 वर्ष के ऊपर सारे वोटर्स मतदान लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, मतदाता सूची में आ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हो कि सारे व्यक्ति मतदाता सूची में हो। तो ग्राम सभा में वही लोग आएंगे जो मतदाता सूची में पंजीकृत हो, यानी 18 वर्ष के ऊपर के वे सभी व्यक्ति जो मतदाता सूची में पंजीकृत है, केवल वही ग्राम सभा में शामिल होते हैं। तो ये बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों से मिलकर ग्राम सभा का निर्माण होता है। अब दो बड़े कंफ्यूजिंग सवाल पूछे जाते हैं, ग्राम सभा की बैठक कितनी होती है और ग्राम पंचायत की जो बैठक है वो कब होती है। तो ध्यान देना, ग्राम सभा की बैठक अलग है, ग्राम पंचायत की बैठक अलग है। ग्राम सभा तो ये सारे लोगों से मिलकर जो बन रही है, एक तरह की वो लेजिस्लेटिव हो गई है, और ये ग्राम पंचायत एक तरह की एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है। ठीक है, तो ग्राम सभा जो पूरे लोगों से मिलकर बनी है उसकी बैठक वर्ष में केवल 4 बार होती है, कम से कम 4 बार होनी चाहिए। कब होती है, जो कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई और 2 अक्टूबर। आपको याद रखना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 26 जनवरी, 15 अगस्त ये तो 2 हमारे राष्ट्रीय दिवस हो गए। इसके अलावा 1 मई मजदूर दिवस आता है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती आती है।
उनके 15 दिन के भीतर भीतर ये ग्राम सभा की बैठक होती है, कम से कम साल में 4 बार होनी चाहिए। लेकिन जो ग्राम पंचायत की बैठक है, जो सरपंच हैं और वार्ड पंच उनकी जो बैठक होती है वो हर 15 दिन में कम से कम 1 बार होनी चाहिए। तो दोनों का अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए। ग्राम सभा क्योंकि गांव के सभी लोगों की है, वो हर 15 दिन में बैठक नहीं होती है, वो तो साल में 4 बार होनी चाहिए, बस काफ़ी है। तो 243A आपका क्लियर हो गया, वो ग्राम सभा के बारे में है। उसके बाद 243B एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल में जो बात लिखी है वो महत्वपूर्ण है। वो RS के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया, यहाँ पर जब अलग अलग कथन वाले सवाल आते हैं, अलग अलग कथन में आते हैं और पूछा जाता है कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही नहीं है, आपको अंतर करना होता है। तो वहाँ लिखा है त्रिस्तरीय पंचायती राज में एक कंडीशन है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ की जनसंख्या 20 लाख से भी कम है। भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनकी जनसंख्या 20 लाख से भी कम है। तो 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर जो कि पंचायत समिति होता है उसका गठन आवश्यक नहीं है। तो इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है जहां आपको ये कथन देखना हो। तो कथन में 20 लाख की जगह 10 लाख आ सकता है कि 10 लाख से कम में आवश्यक नहीं है, या फिर सिर्फ इतना आ सकता है कि मध्यवर्ती स्तर आवश्यक नहीं है। तो आपको कहीं लगता है कि मध्यवर्ती स्तर तो होना चाहिए, लेकिन 20 लाख से कम होने पर वो आवश्यक नहीं है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुरू होते हैं जो हमें याद रखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर कुछ ट्रिक लगाई है। अब वो ट्रिक कुछ भी हो सकती है, आप अपनी बना सकते हैं, मैंने अपनी बनाई है, मैं इस तरह से याद रखता हूँ, आप अपनी तरफ से याद रख सकते हैं। मैं जो बताऊँगा उसके बाद आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अब बात करते हैं पंचायतों में आरक्षण की। पंचायतों में आपको पता है कि आरक्षण मिलता है SC ST OBC महिलाओं को। तो आरक्षण पहली बात तो कौन से अनुच्छेद में है, देखो आरक्षण को मैंने यहाँ पर लिखा, ये 4 अक्षर है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसमें 4 अक्षर आते हैं। अब 4 से अक्षर से आपको आसानी से याद रह जाएगा, ये आता है अनुच्छेद 243D में। अब D में आसानी से कैसे, आप देखेंगे ABCD में जो D होता है वो भी चौथे नंबर पर आता है। हम जो वर्णमाला क्रम देखेंगे तो D चौथे नंबर पर आता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि D चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर पर 4 अक्षर का आरक्षण आएगा। क्लियर हो गया, इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। D 4 नंबर पर है तो आरक्षण 4 अक्षरों का आरक्षण आएगा। किस किस को आरक्षण किस तरह से मिलता है, पंचायत में सभी पदों पर, टोटल जितनी संख्या है पंचायत में, ग्राम पंचायत, पंचायतों का मतलब यहाँ पर सभी आ गए, पंचायत का मतलब ग्राम पंचायत भी, पंचायत समिति भी और जिला परिषद। यहाँ पंचायत का मतलब हम पंचायती राज की बात करें, सभी पदों पर अध्यक्ष पद सहित सरपंच हो, प्रधान हो, जिला प्रमुख या उप जिला प्रमुख सभी, वहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण होता है जनसंख्या के अनुसार। तो ध्यान दीजिए SC और ST के लिए तो आरक्षण होगा जनसंख्या के अनुसार, जितनी जनसंख्या होगी उतनी सीट उनके लिए रिजर्व हो जाएगी, और उन सीटों में भी 1/3 महिलाएं भी होगी। महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है, तो यहाँ पर इस अधिनियम में लिखा है कि कम से कम 1 तिहाई आरक्षण तो महिलाओं को देना ही होगा। SC ST में भी वो 1 तिहाई रहेगी, और बाकी सभी पदों पर सभी वर्गों के लिए 1 तिहाई आरक्षण कम से कम होना चाहिए। ज़्यादा अगर देना चाहे तो राज्य को छूट है, राज्य ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन कम से कम 1 तिहाई तो होना ही चाहिए। और OBC के लिए आरक्षण में ऐसा लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तो अनिवार्य है, जनसंख्या के अनुसार देना है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण है वो राज्य विधानमंडल पर छोड़ा गया है कि वो कानून बनाकर इनको भी आरक्षण दिया जा सकता है। और ये आरक्षण कैसे होगा, आरक्षण रोटेशनल होगा, चक्रानुक्रम होगा। ठीक है, चक्रानुक्रम का मतलब क्या हो गया, जैसे महिलाओं को आरक्षण आप देखते हैं कि सरपंच के लिए कभी कभी जब चुनाव होता है, कभी SC सीट आती है, कभी OBC सीट आती है, कभी जनरल सीट आती है, तो ये रोटेशन हो गया। तो ऐसा नहीं होगा कि हर बार हर 5 साल में जनरल के लिए ही सीट आएगी या फिर हर बार SC के लिए ही सीट आएगी, तो ये रोटेशनल होगा। ठीक है, तो ये रोटेशनल यहाँ पर आरक्षण चक्रानुक्रम में होगा। अब बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में राजस्थान में महिला आरक्षण को बढ़ा दिया गया। 2008 में इसकी अनाउंसमेंट हुआ, घोषणा हुई, और उसके बाद 2009 में ये बढ़ गया था, 50% कर दिया। कम से कम सभी पदों पर 50% पदों पर महिलाएं होनी चाहिए। तो आप देखते हैं कि आजकल महिलाएं बहुत चुनकर आती हैं। हालांकि इससे एक इसका एडवर्स इफेक्ट ये रहा कि सरपंच पति, अध्यक्ष पति, इस तरह के पति वाला काम ज़्यादा होने लग गया। ठीक है, वास्तव में महिलाओं को इतनी पावर नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि महिलाएं भी आगे आ रही है और बहुत अच्छी काम करने वाली महिलाएं भी इसमें आने लगी हैं। तो बदलाव एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे आता है। महिला आरक्षण को यहाँ पर बढ़ाकर 50% कर दिया। तो ध्यान देना भी, पंचायती राज में राजस्थान में 50% आरक्षण है महिलाओं को। ये सिर्फ पंचायती राज में, नगरीय निकाय में अभी 50% नहीं है, वहाँ पर अभी भी 1 तिहाई है। और हम देखते हैं संसद में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की बात चल रही है, वो पिछले 20 सालों से चल रही है, लेकिन संसद में इस तरह का कानून अभी तक पास नहीं हुआ है। ठीक है,
अब बहुत सारे लोग इसके विरोधी हो सकते हैं कि आरक्षण देने की ज़रूरत क्या, हम तो आरक्षण हटाने की बात होती है, लेकिन अलग अलग तर्क हैं, कभी उस पर अलग से डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कार्यकाल की। कार्यकाल कितना होता है हम सभी जानते हैं, 5 वर्ष होता है, लेकिन कौन से अनुच्छेद में आता है ये महत्वपूर्ण है। देखो मैंने यहाँ लिखा कार्यकाल 5 वर्ष, ठीक है, अनुच्छेद 243 ई लिखा मैंने। अब मुझे बताइए ई कौन सा नंबर पर आता है? ई आता है ABCD में वर्ण क्रम में 5वें नंबर पर, और हम यहाँ पर कार्यकाल भी लिख रहे हैं 5 वर्ष, तो ई से अब आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं 5 वर्ष का कार्यकाल ई में आएगा, ठीक है, दोनों 5-5 मैच कर रहे हैं। तो याद रखना डी में 4 अक्षर आरक्षण, ई में 5 साल का कार्यकाल, तो यहाँ पर आ जाएगा ई। क्लियर है? अब ये जो कार्यकाल होता है वहां से ये पूछा जाएगा कार्यकाल कब से माना जाता है? चुनाव की घोषणा से ही माना जाता है? चुनाव होते ही रिजल्ट आते ही वहां से 5 साल? नहीं, इसका सही आंसर है पहली बैठक कब होती है। मान लो कि यहाँ पर चुनाव हो गया, रिजल्ट भी आ गया, सरपंच भी बन गए, सब कुछ बन गए, लेकिन पहली बैठक 1 महीने बाद होती है, 15 दिन बाद होती है, तो वहाँ से माना जाएगा। नॉर्मली 1 महीने के भीतर पहली बैठक कर ली जाती है। तो प्रथम बैठक से 5 वर्ष। दूसरा, कार्यकाल की समाप्ति, 5 वर्ष बाद कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, लेकिन नियम यह है कि कार्यकाल की समाप्ति से पहले अगले चुनाव करवाना जरूरी है, और लगभग ये सभी पर, विधानसभा में भी ऐसा ही होता है और लोकसभा में भी ऐसा ही होता है। तो अगले चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पहले करवा देना जरूरी है। पंचायत के समय से पूर्व भंग हो जाने पर, कई बार ऐसा होता है कि पंचायत का, चाहे वो पंचायत समिति में हो, ग्राम पंचायत में हो, सरपंच का कार्यकाल हो, कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर ये भंग हो जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर नया चुनाव कराना जरूरी है। और अब यहाँ पर एक खास बात, जब नए चुनाव होते हैं और जब नई पंचायत आती है वो पूरे 5 साल के लिए नहीं होती है, उसका कार्यकाल शेष अवधि के लिए। जैसे 2 साल बाद कोई पंचायत समिति भंग हो जाती है, नई पंचायत समिति का चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर होगा, और वो बचे हुए कार्यकाल यानी 3 साल के लिए आएगी, न कि पूरे 5 साल के लिए, ताकि एक रोटेशन नहीं बिगड़े, सबका क्रम 5 साल बाद सबका एक साथ चुनाव हो जाए। नहीं तो क्या होगा, जैसे हमारे राज्यों के चुनाव होते हैं, जैसे हमारे लोकसभा का चुनाव, सबका एक सिस्टम बिगड़ जाएगा, और कभी किसी का चुनाव चल रहा है, कभी, तो सबका साथ में चुनाव रहे, इसलिए बची हुई अवधि के लिए ही यह रहती है। एक खास बात और, अगर सिर्फ सभी के साथ में चुनाव होने के सिर्फ 6 महीने बाकी है और 6 महीने पहले कोई भंग हो जाती है, तब नए चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। अब बात करते हैं राज्य वित्त आयोग। ये राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, इन दोनों का आर्टिकल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा था और बहुत कन्फ्यूजन करने वाले हैं। हिंदी में तो मैंने आपको बताया था नीट, वित्त आयोग में 243 ज, और नीट में निर्वाचन आयोग, और ट का 243 ट। इस तरह से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश का भी बता रहा हूँ, वैसे तो अधिकांश पेपर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाते हैं। तो वित्त आयोग, देखो इसको वित्त आयोग हम कहेंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन इसको हम कहते हैं। यह आता है अनुच्छेद 243 आई। आप इसको कैसे याद रखेंगे, आई में क्या आता है, फाई से फाइनेंस कमीशन, तो आई आप याद रखेंगे तो आई में फाइनेंस कमीशन आ जाता है, आसानी से आपको याद हो जाता है। अब इसका काम क्या है, इसका काम वही है जो केंद्र में केंद्रीय वित्त आयोग का क्या करता है। केंद्रीय वित्त आयोग, जो केंद्र को टैक्स के रूप में पैसा मिलता है, वो केंद्र और राज्यों के बीच में किस प्रकार वितरण होगा, किस राज्य को कितना मिलेगा, वो सिफारिश देता है केंद्रीय वित्त आयोग। अपनी केंद्रीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए इस तरह की सलाह केंद्रीय वित्त आयोग देता है। तो इसी प्रकार की सलाह राज्य वित्त आयोग देता है। राज्य के पास जो पैसा आता है उसमें से राज्य के पास और पंचायतों के बीच कितना पैसा बटेगा, किस पंचायत को कितना पैसा मिलेगा, इन सब की सिफारिश देता है राज्य वित्त आयोग। और इसके अलावा पंचायतों की स्थिति और सुदृढ़ कैसे की जा सकती है, उनको अनुदान किस प्रकार देना है, उन सब के बारे में ये सुझाव देता है सरकार को। हालांकि इसकी सिफारिश मानना बाध्यकारी नहीं है, सरकार अपने डिसीजन खुद लेते हैं, लेकिन उन सिफारिशों के लिए इनको बनाया गया है कि आप इस तरह की सिफारिश दीजिए। तो एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है राज्य वित्त आयोग। तो पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने, राज्य और पंचायतों के बीच करों की वितरण, अनुदान आदि के बारे में सुझाव देने हेतु हर 5 साल पर राज्यपाल के द्वारा ये वित्त आयोग का गठन किया जाता है। क्लियर हो गया। बाकी मैंने वित्त आयोग के बारे में अलग से एक वीडियो बना दिया, उसमें मैंने वित्त आयोग के बारे में डिटेल में भी बताया है। राज्य निर्वाचन आयोग मैंने इसको लिखा स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पर आप खास देख रहे होंगे, मैंने इलेक्शन कमीशन की स्पेलिंग आपको कुछ गलत लग रही होगी, मैंने जानबूझ के लिखा है। क्या लिखा मैंने, स्टेट इलेक्शन, इलेक्शन की सी आता मैंने के लिख दिया, कमीशन को भी सी की जगह मैंने के लिख दिया। क्यों लिख रहा हूँ, इससे आपको याद रखना, इलेक्शन कमीशन के से लिखा है मैंने, और ये क्यों लिखा है क्योंकि अनुच्छेद 243 के में आता है। बस अगर आप इस तरह से याद रख लेंगे इलेक्शन कमीशन, मेरे ख्याल से आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। ये वीडियो जो भी देख रहे हैं उसको कभी नहीं भूलेंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन। वहाँ मैंने सी नहीं लिखा, मैंने वहाँ पर के लिखा था क्योंकि ये के में आता है।
अनुच्छेद 243 के। मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। देखो कोई छोटी छोटी चीज़ें हर जगह ट्रिक नहीं लगानी है। ट्रिक कहाँ पर लगानी होती है? जहाँ चीज़ें कन्फ्यूजिंग होती है, तो वहाँ इस तरह से कोई भी ट्रिक सेट करके, ये ज़बरदस्ती बनाई हुई ट्रिक है, तो इस तरह से ये दिमाग के तरीके हैं किस तरह से चीज़ों को लंबे समय तक याद रखा जाता है। जब हम कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ों को इस तरह से कुछ अलग तरीके से करके याद करते हैं तो वो आसानी से याद हो जाता है। ये याद करने के तरीके हैं, किस तरह से दिमाग में लंबी चीज़ों को याद किया जाता है। मैंने आपको एक बताया था इस पैसिव स्टडी और एक्टिव स्टडी, ये दिमाग को एक्टिव करके पढ़ने की चीज़ है। मैं आपको उसको डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन ये है एक एक्टिव स्टडी का तरीका, कैसे हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, एक छोटी सी ट्रिक लगाई और चीज़ें लंबे समय तक याद रह गई। इस तरह से इसको याद रखा जाता है, आप कभी नहीं भूलेंगे। इलेक्शन कमीशन 243 के में आता है। यहाँ पर इसका कार्यकाल आता है 5 साल का, तो 5वें नंबर पर आता है ई, तो 243 ई। आरक्षण में 4 अक्षर है तो 243 डी, क्योंकि 4वें नंबर पर आता है डी। आसानी से याद हो जाएगा। जैसे केंद्र में निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है, ऐसे राज्य में निर्वाचन आयोग बनाया गया है पंचायतों के लिए और नगर निकायों के लिए। नगर निकायों के लिए अलग से आर्टिकल है, वो हम बाद में देखेंगे। पंचायतों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन नामावली तैयार करना, निर्वाचन संपन्न कराने हेतु ये बनाया गया है। निर्वाचन वहाँ पर केवल एक राज्य में, केंद्र में जो निर्वाचन आयोग हुआ वहाँ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं, लेकिन राज्य में केवल एक निर्वाचन आयुक्त होता है जिसे हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी कहते हैं। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। लेकिन ध्यान देना, इनको हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है और ना ही ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। इनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकता है। लेकिन कैसे? इनको हटाना इतना आसान नहीं। इनको हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अपनाई जाती है, यानी कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया, और वो भी विधानमंडल में नहीं, संसद में। अगर इनको पद से हटाना है कदाचार के आधार पर, ठीक है, तो उनको हटाने के लिए संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलानी पड़ेगी, तभी इनको पद से हटा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल यह पद है। अब बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर जो बार बार एग्जाम में यहाँ पर सवाल आ रहा है, पटवारी हो चाहे आरएस एग्जाम हो, उनके हिसाब से 2 पॉइंट मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। ये आपको जरूर पता होना चाहिए, नई चीज़ है इसलिए सभी को ये इसके बारे में पता नहीं होगा। देखते हैं, जिला आयोजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज, ठीक है। तो जिला आयोजना समिति, पहले तो इसका आर्टिकल पता होना चाहिए। इसका आर्टिकल भी एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब आता है तो अनुच्छेद 243 ZD आपको ध्यान में रखना है, जिला आयोजना समिति। अब ये है क्या, इसके बारे में देखते हैं। देखो ZD हमने यहाँ पर ओ पे ही खत्म कर दिया, यानी कि ये नगरीय निकायों में आता है, उस समय बना है, लेकिन ये पंचायती राज का कार्य भी करता है, इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल कर दिया है। जिले की विकास योजना के निर्माण हेतु गठित समितियां होती हैं। अध्यक्ष कौन होता है, इसका खास ध्यान में रखना है। ये जिला कलेक्टर और जिला प्रमुख में कंफ्यूजन करता है, तो जिला प्रमुख इसका आंसर होगा। टोटल सदस्य कितने होते हैं? कुल सदस्य इसमें 25 सदस्य होते हैं, ठीक है। 25 सदस्य में से 5 सदस्य, 20 सदस्य तो जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या, ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में होता है, और जिला परिषद और नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में से चुनाव यहाँ पर निर्वाचित होकर आते हैं। लेकिन जो 5 सदस्य होते हैं वो या तो मनोनीत सदस्य होते हैं या पदेन सदस्य होते हैं। अब इसका सवाल कैसे पूछा जा सकता है? जिला आयोजना समिति सदस्य में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो इसका कई बार ऐसा ऑप्शन में आता है 1/5, 2/5, 4/5, तो इसका आंसर होगा 4/5। 4/5 का मतलब है 5 में से 4, यानी 25 में से 20। इस तरह का सवाल एग्जाम में आ चुका है। तो 4/5 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 1/5 सदस्य या तो मनोनीत होते हैं या पदेन सदस्य होते हैं। तो 5 सदस्य में से 3 सदस्य पदेन सदस्य होते हैं, 2 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। अब पदेन सदस्य किसको कहते हैं, यह भी मैं अपने पहले वीडियो में कई बार बता चुका हूं। पदेन के लिए इंग्लिश में वर्ड आता है एक्स ऑफिसियो, ये इंग्लिश वर्ड याद रखना भी जरूरी है। पदेन का मतलब होता है पदेन सदस्य, जैसे आपने ऐसा पढ़ा होगा, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। पदेन का मतलब उनका पद तो वास्तव में कोई दूसरा होता है, लेकिन वो इसके भी सदस्य होंगे। जैसे प्रधानमंत्री, पद का नाम तो प्रधानमंत्री, वो नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नहीं बने थे, वो प्रधानमंत्री के रूप में बने, लेकिन वो ऑटोमेटिक उसके सदस्य या अध्यक्ष बन जाते हैं। तो ये है तो जिला कलेक्टर का पद, लेकिन ऑटोमेटिक इसका सदस्य बन जाएगा, तो इसको कहते हैं पदेन सदस्य। उनका पद तो दूसरा होता है, लेकिन इसके सदस्य भी वो बन जाएंगे। तो जिला कलेक्टर एक पदेन सदस्य। दूसरा, जो जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO होते हैं वो भी, और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
वो इनके पदेन सदस्य होंगे। मनोनीत सदस्य कौन हो सकते हैं? वो संसद या विधानसभा के सदस्य हो सकते हैं उस एरिया के, उस जिले के, या राज्य सरकार द्वारा मनोनीत जो भी एजेंसी अभिकरण है उनका प्रतिनिधित्व करने वाले 2 व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं। और 20 सदस्य चुनकर आएंगे। वो कहाँ से चुनकर आएंगे? जो जिला परिषद है और नगरीय निकाय है उनके ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में से चुनकर आएंगे। कितने हो सकते हैं? जितनी नगरीय निकायों में से कितने होंगे, जिला परिषद में से कितने होंगे, तो वो डिपेंड करता है कि उस जिले की पॉपुलेशन नगरीय कितनी है, ग्रामीण कितनी है, उसी परसेंटेज में ये चुनकर आते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर इनके कार्य क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो जिले की पंचायत समितियों और नगरीय निकायों द्वारा तैयार की गई वार्षिक योजनाओं का समेकन कर संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का एक प्रारूप तैयार करके राज्य सरकार को भेजना होता है। उसी के अनुसार, प्लानिंग के अनुसार, इसका नाम ही यही आयोजना यानी प्लानिंग है, तो उसी प्लानिंग के अनुसार इनको फंडिंग भी मिलती है और इसी के अनुसार कार्य होता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है पैसा एक्ट, PESA, पैसा, इसको पैसा एक्ट बोला जाता है। तो यह है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र। शेड्यूल्ड एरिया का मतलब अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्रों में भी पंचायतों का विस्तार, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार, ये 1996 में ये एक्ट बना था। 24 दिसंबर 1996 में ये पारित हुआ था। अब क्या है इसमें? पंचायत, देखो हमारे यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया बहुत सारे अनुसूचित क्षेत्र में। अब पंचायत जो नियम बनाता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, गांवों में लागू होना था। हमारे यहाँ पर बहुत सारे जनजातीय क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, जहाँ उनकी अपनी परंपरा है, उनके अपने नियम कानून कायदे वहाँ पर चलते हैं। अब जब इस तरह का पूरे देश में एक साथ लागू करेंगे तो हो सकता है कि अलग अलग आदिवासी क्षेत्रों में अलग अलग तरह के कानून चलते हैं, वो इसका विरोध करें, तो वो उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो सरकार ने ये पूरे के पूरे सारे नियम इनके ऊपर लागू नहीं किए थे। बाद में पंचायत क्षेत्रों में भी हम, अनुसूचित क्षेत्रों में भी हम पंचायत का विस्तार करें और उनको कुछ विशेष छूट दें ताकि उनके जो नियम परंपरा है वो भी संरक्षित रहे। दूसरा, कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार भी उनके क्षेत्रों का अतिक्रमण नहीं कर सके, उन पर वहाँ पर शोषण नहीं हो सके, इसके लिए पैसा एक्ट पारित किया गया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, भूरिया समिति की सिफारिश पर यह 24 दिसंबर 1996 में पारित हुआ। वर्तमान में कितने राज्यों में ये लागू हुआ है ये भी ध्यान रखना है। ये वर्तमान में 10 राज्यों में लागू, पहले 9 में था, जैसे तेलंगाना एक नया स्टेट बना तो अब 10 राज्य हो गए। वो 10 राज्य में राजस्थान भी शामिल है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट। 10 राज्य कौन से? तो 10 राज्य जहाँ पर भी जनजाति जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर ये मिलेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति संख्या आदिवासी कहाँ पर मिलेंगे? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति ही है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो मध्य प्रदेश याद रखना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़। झारखंड भी आप जानते हैं, झारखंड भी एक जनजाति बहुल क्षेत्र है। इसके अलावा आप देखेंगे जहाँ पर नक्सलवाद ज़्यादा है वहाँ पर जनजाति क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा है। ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ये तो हम जानते हैं क्योंकि यहाँ नक्सलवाद भी रहता है और जनजातीय क्षेत्र बड़ा है यहाँ पर। तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसके अलावा जब हम वापस वेस्ट में आते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये तीनों टच करते हुए, महाराष्ट्र गुजरात टच करते हैं, गुजरात के राजस्थान टच करता है। और ये एक आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा, हिमाचल प्रदेश जो उत्तर में आता है, हिमाचल प्रदेश में भी ये लागू है। उद्देश्य क्या था इसका? जनजातीय क्षेत्रों का विकास करना, सशक्तिकरण करना। इसके मुख्य प्रावधान क्या है, इससे आपको समझ में आएगा कि पैसा एक्ट क्यों बनाया गया। सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों व परियोजनाओं को पंचायतों द्वारा लागू करने से पहले ग्राम सभा से स्वीकृति लेनी होगी। कोई भी कार्यक्रम जो केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, अगर आप उस क्षेत्र में लागू कर रहे हैं तो पहले ग्राम सभा यानी जो लोगों की सभा होगी, जो भी पंजीकृत मतदाता होते हैं, उन सब से पहले स्वीकृति लेनी होगी। वो स्वीकृति देने के बाद ही वहाँ पर कोई भी राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का या पंचायत का कार्यक्रम लागू हो सकता है। उनकी स्वीकृति के बिना यानी उन लोगों की स्वीकृति के बिना वहाँ पर कोई भी परियोजना आप लागू नहीं कर सकते। यानी उनको सशक्तिकरण के लिए, उनके हाथ में वास्तविक पावर, आदिवासियों का शोषण नहीं हो, उसके लिए पैसा एक्ट बनाया गया। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राम सभा की सिफारिश के बाद ही, ग्राम सभा ध्यान देना, ग्राम पंचायत नहीं, ये ग्राम सभा है, सारे लोगों की स्वीकृति मिलने के बाद ही अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों हेतु लाइसेंस व खनन पट्टे आदि प्राप्त होंगे। आप जानते हैं कि जो भी यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र होता है वहाँ पर चाहे जंगल हो, चाहे वहाँ की ज़मीन हो, चाहे वहाँ के खनिज हो, या गौण खनिजों की बात हो रही है, कोई भी वहाँ पर खनन ऐसे नहीं हो सकता जब तक कि ग्राम सभा वहाँ पर स्वीकृति नहीं दे दे। और इसी तरह से आदिवासी संस्कृति, परंपरा, उनके खुद के अपने कुछ कानून नियम होते हैं, उनका भी संरक्षण होगा। वो अपनी तरीके से कोई भी कानून वहाँ पर कर सकते हैं, परंपरा निभा सकते हैं। अब लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट, ये तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखें।
पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जो भी जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी है, कर्मचारियों को निम्न संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। वहाँ पर जो भी निर्वाचित होते हैं, कोई पहली बार प्रधान बन रहा है, सरपंच बना, तो उन सबको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ हैं, कौन से जगह ट्रेनिंग होती है, तो उनके बारे में एक तो ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र, ये है मंडोर जोधपुर में। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में भी है, पंचायत प्रशिक्षण केंद्र एक डूंगरपुर में भी है। इसके अलावा ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान में रखना है। इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान, ये कहाँ पर है, ये सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है। जयपुर में ये संस्थान है और पंचायती राज के विकास के लिए बनाया गया है। तो इस संस्थान के बारे में भी पूछा जाता है, कहाँ पर है ये भी पूछा जाता है। और लास्ट का है, जो भी आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनको तो सभी जानते ही, HCM रीपा, हरिश्चंद्र माथुर, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जो कि जयपुर में है, जिसको हम OTS बोलते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल। RS में सेलेक्ट होने के बाद हम सबकी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। तो इसका पूरा नाम है हरिश्चंद्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर। यहाँ पर इन सभी की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। क्लियर हो गया? तो ये तो था पंचायती राज में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हमने यहाँ पर कर लिए। अब एक लास्ट वीडियो और रहेगा पंचायती राज का, जिसमें हमने जो भी पंचायती राज के बारे में प्रावधान है, उनके जो सदस्य, सरपंच, जिला प्रमुख, किसको शपथ देते हैं, शपथ कौन दिलाता है, किसको अपना त्याग पत्र देते हैं, उनके बारे में क्या क्या प्रावधान है, वो एक छोटे से वीडियो में हम डिटेल में इनके बारे में जान लेंगे। तब ये पंचायती राज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।